नमस्कार सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज के इस संभाषा में आपका स्वागत है। आज जैसे कि इन कंटिन्यूएशन विद अजीर्ण, आज हम लोग अजीर्ण दुष्टि, ग्रहणी दुष्टि, अजीर्ण का पाचन कोश जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सक्लूसिवली, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आज के सत्र में जैसे मैं आगे जो भी हमने कल करीब करीब 120 तक है, बट जैसे कुछ मुझे लगा कि जो जिसका हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं खान पान में, उन सभी को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें कुछ औषधि भी है, हर्बल ड्रग्स भी है, जिसमें हमने देखा कि उसका भी अति मात्रा, जैसे आंवला है। आंवला बहुत अच्छा है, मतलब रसायन है। आंवले के लिए प्रति मुझे नहीं लगता कि कोई शंका है कि ये इसके गुण कितने सुंदर और अच्छे होते, बट फिर भी अति सर्वत्र वर्ज्य। तो इसीलिए आचार्य चरक का मात्रा शितीय और अन्नपान विधि कितने सुंदर विमान स्थान में और कई जगह पर गृहिणी, लाइक इसमें जो 15वां अध्याय है चिकित्सा स्थान में, और कहीं कहीं पर भी मुझे लगता है चरक संहिता को हम लोगों को मतलब कितनी सदियों तक हम उसको सैल्यूट करेंगे, कितना भी हम लोग उसका शतशः आभार मानेंगे तो भी कम नहीं होगा। आज के सदी में भी, आज के युग में भी उसका इतना ही इम्पोर्टेंस है, और इतना मतलब उतने ही इसके साथ हम लोग सभी इस रेफरेंस को खुद से अनुभूत कर सकते हैं। तो ये जो जब मुझे टॉपिक मिला तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि थोड़ा कुछ इसमें जानकारी थी, थोड़ा हम लोग पढ़ चुके थे, बट फिर भी इतने सारे 100 के ऊपर शायद ही कोई, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा पैथी होगा जिसमें इतना बताया होगा इतने डीपली। तो देखिए इतना उनका विचार डीप होगा कि उन्होंने हर एक के लिए एक अगत या एंटीडोट या पाचक योग के रूप में उसका विचार किया है। तो कुछ इसमें जो रिपीट हो गए थे तो उसको छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है पाचन योग में आमांश, यानी आम अगर बढ़ा है, किसी भी कारण में आम अगर होता है तो वहां पे शुंठी और धनिया। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी अजीर्ण, अतिसार, अजीर्ण, अतिसार, अग्निमांद्य, अरुचि, ग्रहणी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अम्ल पित्त थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, या फिर माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, ये सभी बहुत दे आर क्लोजली रिलेटेड। इनके सभी के ना लक्षण कई बार मिलते हैं। मैं आगे बताऊंगी आपको ये सब हो जाने के बाद कि गृहिणी को हम लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्यों कहते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ये मॉडर्न मेडिसिन का नाम है। इसमें आपका बाउल इरिटेट हो जाता है। बाउल यानी कोष्ठ, कोष्ठ यानी क्या, आम पक्वाशयाश्रय कोष्ठ इति अभिधीयते। तो आम पक्वाशय यानी आमाशय पक्वाशय यानी गृहिणी, जो अग्नि का मुख्य स्थान है। बिल्कुल, तो ये सब रिलेटेड टॉपिक है, और जैसे आपके सुझाव के अनुरूप मैंने इसको सजेस्ट और सेलेक्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। अमांश के लिए शुंठी और धनिया। तो कभी भी अजीर्ण का और कोई भी बोलता है कि नहीं आज कुछ खाने का मन नहीं है, ठीक है, खाना मत खाइए, हम लोग लंघन बता देते हैं, बट लंघन से भी कई लोगों को तकलीफ होती है। कई बार कल भी पूछा था कि लंघन नहीं कर सकते, अग्नि तीक्ष्ण होती है, तकलीफ होती है, काम करना पड़ता है, कुछ मेंटल भी सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, एकदम लंघन करने से भी कई बार चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इससे अच्छा है आप कुछ उष्णोदक, शुद्ध शीत जल, षडंग पानी या धनिया जीरा का पानी। तो ये अमांश के लिए भी उन्होंने वही बोला है। नेक्स्ट है आमसुल यानी कोकम का अधिक मात्रा में अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो इसमें आपको उपयोग में लाना है नागरमोथा, मुस्ता का चूर्ण या फिर इसका काढ़ा बनाकर। उम्बर, उदुम्बर, आजकल उदुम्बर का खाना कम हो गया, बट लाइक गांव में ये फिर भी आज चलता है। उम्बर या उदुम्बर खाया जाता है एक फल के रूप में। अंजीर जैसे खाया जाता है ना, अंजीर का ही एक ये वर्ग है उदुम्बर, अंजीर के ही वर्ग में आता है। उतना उसके प्रति उतने गुण नहीं होते, बट उदुम्बर का हमने देखा कि स्त्री लोगों में काफी उसका उपयोग है। उदुम्बर ये रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर एवं कषाय तिक्त गुण से कंडू और शिथिलता, स्त्राव के लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। और उम्बर या उदुम्बर का फल खाया जाता है। उसका आप उसको फोड़ेंगे ना, खोलेंगे ना, तो अंजीर कैसे दिखता है वैसे ही ये उदुम्बर भी दिखता है। तो उदुम्बर आपने अधिक मात्रा में खा लिया तो इसके लिए पानी, लाइक बासी पानी, आई डोंट नो पानी बासी, लाइक आज भी हम लोग पानी नल को, गवर्नमेंट को, कारपोरेशन का जो ये होता है ना, उसको पानी आता है तो हम लोग पानी भरते हैं, बट मुझे लगता है कई बार कि वो पानी तो टंकी में होता है। और कई घरों में आज भी जैसे कि फ्रेश रोज पानी और बासी पानी को फेंक दिया जाता है पूजा के लिए। ये तो ठीक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी यही शायद बासी पानी यानी 2 से 3 दिन वाला पुराना पानी
बट मुझे लगता है इसमें और ज्यादा हमें पढ़ाई की जरूरत की है कि पानी को बासी कैसे कहे, कितना पुराना पानी चल जाता है। आयुर्वेद में तो पुरानी पुरानी चीज अच्छी मानी गई है। हम लोग पानी को रात भर रखते हैं, जार में रखते हैं, कॉपर के बोतल में रख देते हैं, उसको पीते हैं तो अच्छा माना गया है वेट लॉस और काफी सारे विकारों के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है उष्ण के लिए तो शीत ही होगा। और फिर है करंज अधिक मात्रा में खा लिया तो पिपली मूल है। नेक्स्ट है इसमें आपने बहुत ज्यादा पतला खा लिया, पतला वाला अन्न खा लिया, कनेरी से बोला है इसमें, तो पतला वाला जो अन्न होता है उसको बहुत ज्यादा खाने के बाद जो अजीर्ण होता है, इसका पाचन कराने के लिए आपको सेवन करना है, पिपली का मूल करना है। नेक्स्ट है करेला। करेला या करेले की सब्जी अधिक मात्रा में, करेला वैसे अच्छा है, तिक्त रस होने के कारण पाचन करता है, बट फिर भी अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से उसमें हम लोगों को सफेद वाली शिरस का सेवन करना है। नेक्स्ट है इसमें कुचला। वैसे कुचला मेरे विचार से कुचला जैसे एक विषारी वनस्पति भी है, तो कुचला का अधिक मात्रा में प्रयोग कर लेने के बाद भी उन्होंने सफेद वाला शिरस ही बताया है। कुलथ, कुल्थी का प्रयोग हम लोग करते, उसकी भी खिचड़ी या कुल्था का भी दाल वगैरह बनाते हैं। और कुलिथ कफजनित संप्राप्ति में और आम के लिए भी कभी कभार उपयोग में लाया जाए। ठंडी के दिनों में खास करके कुल्थी का उपयोग किया जाता है, बट कुल्थी अधिक मात्रा में खाई जाती है, तो उसका पाचन कराने के लिए तिल का तेल या फिर दही के ऊपर का जो पानी होता है उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है जैसे कल बनाना का मैंने घी बताया था, अर्शिया जी ने ये बताया था, लाइक एला का बताया था, कोहला यानी कुष्मांड। कुष्मांड का भी लाइक उसका खीर वगैरह या उसको फल को भी काट कर पका कर वगैरह खाया जाता है, तो इसका भी आपने अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तो इसके लिए काकड़ी एवं करंज बीज और ये सारा इसके लिए बताया गया है। नेक्स्ट है कोद्रू या हरिक, उसका अगर आपने ज्यादा सेवन कर लिया तो इसका पाचन कराने के लिए कोहला यानी जो कुष्मांड होता है ना, उसका रस बनाकर उसमें शुंठी डालकर पेशेंट को खाने को देना चाहिए। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं। घृत के लिए नींबू, और नींबू मैंने बता दिया था। घोरपड़, घोरपड़ को क्या बोलेंगे, इसको जो घोरपड़ आती है ना, घोरपड़ का अगर मांस खा लिया तो इसके लिए एंटीडोट के रूप में एरंडी के तेल का प्रयोग आचार्य बताते हैं। नेक्स्ट है चारोली। चारोली भी लाइक गर्मी के दिनों में ठंडी होती है तो खाई जाती है, तो इसके लिए आपको पाचन कराने के लिए गर्म पानी का या हृदय का सेवन करना है। नेक्स्ट आता है चाकवत। चाकवत ये सब्जी है, तो सब्जी अगर आप खाते हैं अधिक मात्रा में तो कत्था होता है ना, कत्था पान में जो लग जाता है, तो इसका आपको पानी बनाकर देना है पेशेंट को। ठीक है। चूना, चूना जो बहुत बार हम लोग पान के साथ खाते हैं, कुछ व्यंजन में चूना लग जाता है, बट ज्यादा से ज्यादा मेरे विचार से पान में ही चूना खाया जाता है। जो लोग दिन में बहुत बार पान खाते हैं ना, तो उसमें चूना उनको ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो कभी कभी मुखपाक है या अल्सर्स वगैरह, माउथ अल्सर्स, ओरल अल्सर्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चूना आपने अधिक मात्रा में खा लिया तो निश्चित रूप से दाह निर्माण करेगा। इसके लिए पाचन कराने के लिए तिल तेल का आपको गंडूश करवाना है, गार्गलिंग करना है तिल तेल के साथ, या फिर आलमंड ऑयल या खोबरे का तेल है, नारियल तेल के साथ आपको ये करना है। नारियल तेल का तो हमारे स्वस्थ रूप में भी और दिनचर्या में भी गंडूश करना अच्छा माना है। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं। इसमें दाड़िम का, इसका मैंने बता दिया था आपको। नेक्स्ट है चावल। चावल अधिक मात्रा में खा लेने के बाद दूध या पानी का प्रयोग करना है। छाछ के लिए, छाछ अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तो इसके लिए कडुनीम का बी का आपको पाचन के लिए प्रयोग करना है। तांजुलजा करके एक सब्जी आती है जो लाइक ये सब्जियां खेती में आती है ना, कुछ ऐसे पत्तेदार हरी सब्जियां, उसमें ये तांजुलजा आता है, तो इसका अधिक मात्रा में सेवन करने पर भी पांड्रा सफेद वाला शीरस का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है दही के लिए शंख भस्म है, दूध के लिए छाछ का सेवन करना है। पंचकर्म का मैंने बता दिया था, पापड़ का बता दिया था। पोहा, पोहा अधिक मात्रा में खाने के बाद क्या आप पाचन के लिए देंगे, तो पोहा अधिक मात्रा में खाने के बाद, पोहा कई लोगों को लाइक अजीर्ण या अम्ल पित्त करवा देता है पोहा, तो पोहा का अधिक मात्रा में सेवन करने पर उसका पाचन कराने के लिए अजवायन या पिपली का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फालसा, ये एक फल का नाम है। इसका लिए आपको ये करना है, मरीच या मीरा का पाउडर आपको इसमें यूज करना है। बिल्व का प्रयोग अधिक कर लिया तो यहाँ पर भी आपको नीम का प्रयोग करना है। मटकी यानी जो मटकी की उसल बनती है ना, मटकी की सब्जी वगैरह बनती है, तो मटकी की सब्जी या उसल के लिए आपको दही का पानी का प्रयोग करना है।
मूंग अधिक मात्रा में आपने सेवन कर लिया, मूंग वैसे तो पथ्यकर माने गए बट मे बी अधिक मात्रा में खाने से अजीर्ण होता होगा, तो इसके लिए आपको सेवन करना है धतूरा। और फिर जो मूला होता है, मूला रेडिश बोलते हैं ना, रेडिश, तो इसका सेवन अधिक मात्रा में करने पर भी सफेद क्षीरस का प्रयोग करना है। सरसप के लिए मैंने बोला था आपको, खदीर का काढ़ा बोला था। लहसुन के लिए दूध का सेवन करना है। अधिक मात्रा में वमन हो गया, अधिक मात्रा में वमन के बाद तो चक्कर अतियोग हो जाता है, तो इस वमन के लिए आपको शुंठी और शर्करा का सेवन करवाना है। अधिक मात्रा में बैंगन की सब्जी खा ली, बैंगन अधिक मात्रा में खा लिया, तो इसके लिए आपको शहद और दही का प्रयोग करना है। अधिक मात्रा में अपने मटर, ग्रीन मटर आते हैं ना, तो हरे वाले मटर आते हैं, या उसका सेवन आपने कर लिया अधिक मात्रा में, तो इसके लिए आपको पाचन कराने के लिए जो धतूर होता है इसके पत्तों का प्रयोग करना है। इसी में एक प्रकार का वो भी आता है ना, इसी टाइप का जो मटार होता है ना, इसी टाइप के दूसरे भी बीज आते हैं जो घेवड़ा बोलते हैं हम लोग। तो इसका भी अगर आपने अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तो इसके लिए आपको मंथ बनाकर उसका पाचन करवाना होगा। नेक्स्ट है सिंगाड़ा। सिंगाड़ा, सिंगाड़ा को लाइक उपवास के दिनों में उसकी खीर वगैरह या उसका रोटी वगैरह भी बनती है, उसके लड्डू बनते हैं। तो इस सिंगाड़ा का अधिक मात्रा में उपयोग करने के बाद शुंठी का चूर्ण या शुंठी का आप पानी में मिलाकर काढ़ा बनाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। शक्कर अधिक मात्रा में सेवन कर लिया, शक्कर का पाचन कराने के लिए भद्रमोथा नाम का द्रव्य आता है, उसका चूर्ण आपको पाचन कराने के लिए उपयोग में लाना है। सुरन, जो सुरन भेदन करता है, अर्श वैसे व्याधियों में सुरन की सब्जी या सुरन का प्रयोग अच्छा माना गया है, तो इस सुरन का आपने अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तो इसका पाचन कराने के लिए गुड़ का सेवन करना है। शुंठी का अतियोग हो गया, शुंठी अधिक मात्रा में आपने सेवन कर लिया तो इसके लिए आपको देना है नागरमोथा यानी मुस्ता। सुपारी का शायद मैंने कल बता दिया था, सुपारी जैसे बहुत ही ये होती है ना, जाड्यता निर्माण करती, तो समुद्र फेन, लहसुन या पानी में से किसी एक का आपको उपयोग करना है। स्नेह का अजीर्ण हो जाता है, यानी तेल, घी, वसा, कोई भी फैटी सब्सटेंस अगर आप अधिक मात्रा में खाते हो तो गर्म पानी का आपको इसमें प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है शायद सभी प्रकार के जो है उसको मैंने बता दिया। मांस के लिए मैंने बताया था कांजी, या फिर आम का जो मगज आता है, अंदर वाला जो बीज आता है, इसका सेवन आपको करना है। ओके, तो इस प्रकार से ये ऐसे काफी सारे। मैम चावल और छाछ के लिए एक बार रिपीट कर दीजिए, चावल के लिए आपने क्या बताया था, छाछ के लिए? चावल के लिए, जी। चावल के लिए दूध या पानी सर। दूध या पानी? हाँ, और छाछ के लिए कडुनिंब का बीज, कडुनिंब का बीज बताया था। कड़ू नीम का बीज, अच्छा। हम्म। हम्म। मैम पानी तो गर्म ही लेंगे ना, अगर चावल गर्म दूध ही या लेना, पानी? यस सर, गर्म पानी ही, गुनगुना वाला पानी जो हम लोग यूज करते हैं ना, उसी का प्रयोग करना है। मैम दूध के विरुद्ध नहीं हो जाएगा? जैसे चावल तो हम लोग नॉर्मली सब्जी वगैरह किसी साथ खाते हैं तो उसमें नमक वगैरह तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसा कुछ तो होगा ही। तो ये हम्म। विरुद्धाहार नहीं हो जाएगा क्या? सर आई थिंक मे बी मधुर गुण के कारण या फिर शीत गुण के कारण, जैसे मैंने अजीर्ण में भी ठंडा पानी पीना काफी लाभदायी बताया था ना, तो वो हम्म, भी शायद वहां पे संप्राप्ति बनती होगी, या ठीक। आई थिंक इसमें कैसे विचार किया जाए, क्योंकि वैसे तो चावल भी पिष्टमय में भी आते हैं, चावल भी मधुर होते हैं, फिर इसमें दूध और ये बताए पानी दोनों भी बताए हैं। कोई बताइए और क्या सोच सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दूध का क्यों सेवन करना है चावल के, इसमें चावल का पाचन कराने के लिए, मे बी बल देने के लिए वो तो ठीक है, बट शीत गुण के कारण या फिर चावल से दोषों का हम प्रकोप चावल जो होता दूध है तो उस, खीर बना देता है। हाँ दोषों का चावल दूध प्रकोप तो होता है खीर तो बना देता उसके है लिए खीर। यूज कर सकते। बोलिए माधुरी जी, कैसे विचार किया जाए इसमें। क्या चल रहा है, मतलब कौन सा योग? चावल, चावल के लिए ये जो पाचन योग है ना उसमें दूध बताया है, तो चावल के लिए दूध कैसे विचार करें। चावल के लिए दूध मतलब खीर बनाने का है क्या मैम? नहीं नहीं नहीं, चावल का पाचन, अधिक मात्रा में चावल का सेवन कर लिया तो इसके लिए दूध है पाचन कराने के लिए, तो अच्छा कैसे ऐसा। विचार करें, ऐसे बोल रहे सर। अच्छा मैम, वो तो अभी गाय का दूध तो लघु रहता है ना, वो भी। हम्म। और दूसरा वो विरेचन भी करता है ना जरा।
दूध विरेचन करेगा इसलिए पित्त का शमन कर देगा, हाँ, अजीर्ण में काम आएगा। काम अच्छा, वो भी विचार कर सकते हैं। मधुर रस का मैंने सोचा था। लघुता तो ठीक है, वैसे लघुता वैसे दूध लघु नहीं होता है इतना, मुझे नहीं लगता। हाँ, गाय का अगर आप बोलते हैं तो गाय का दूध मैं लघु बोल है। रही हूँ मैम, मैं हाँ भैंस का गुरु रहता है, गाय का हाँ। अनुसार मैं बोल रही हूँ। और थोड़ा अच्छा, विरेचन भी कराता है ना दूध अगर दिया, हाँ तो विरेचन से शायद वो हो सकता है। और उसमें थोड़ा सा शुंठी डाल के दिया तो वो पाचन भी हुआ ना मैम। शुंठी तो नहीं बताई गई है, वो तो हम लोग अपने अच्छा, हिसाब से डाल सकते हैं, बट अच्छा, यहाँ नहीं पे जो जो अपने रेफरेंस अपने आया था हाँ। ना। हाँ हाँ। मैम पानी यहाँ पे गर्म है कि ठंडा है चावल के लिए? सर पानी ही दिया है, ऐसे कुछ लिखा नहीं है अच्छा किताबों में, अच्छा, ओके। केवल पानी ही लिखा है। बट हम लोग जैसे पानी गर्म थोड़ा सा गुनगुना वाला यूज करते हैं तो आई थिंक अच्छा रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे मुदक का मैंने, मुदक के लिए आंवला भी बताया है, मुदक का अधिक मात्रा में सेवन करने से। बादाम के लिए क्या देंगे? वाटरमेलन, या फिर लवंग खा सकते, क्लोव खा सकते हैं। आड़की करके एक जो धान्य आता है ना, निकृष्ट दर्जे का होता है, इसके लिए आपको कांजी देनी है। क्षार का सेवन करने पर अगर ये होता है तो उसका पाचन कराने के लिए आपको तकर का सेवन करना है। और जैसे यहाँ पे खास बताया है कि अगर किसी को काऊ का बटर मिल्क अगर सेवन करने पर ये हो जाता है ना, लाइक अजीर्ण हो जाता है, तो उसका पाचन कराने के लिए वाम ग्रुएल यानी खिचड़ी का प्रयोग करना है। वाम ग्रुएल का गरम गरम वाली जो खिचड़ी होती है ना, उसका प्रयोग वहां पे कर सकते हैं। इसके साथ गाय के, इसके साथ अगर छाछ के साथ अगर ये हो जाता है तो। मैम खिचड़ी मूंग की रहेगी इसमें से हाँ, वाम ग्रुएल वैसे तो मूंग की दाल की खिचड़ी बनेगी वैसे तो, और उसको गर्म करके भून कर बनती है तो अच्छा रहेगा। महिष का यानी बफेलो बटर मिल्क का अगर आपको अजीर्ण हो जाता है तो इसके लिए आपको लेना होगा, लाइक आपको मतलब मंथ बनाएंगे इसमें, फिर लाइक थोड़ा सा रॉक साल्ट यानी सेंधा लवण मिला देंगे उसमें। दधी का, महिष दधी का अगर आपको ये हो जाता है यानी भैंस के दूध का जो दही बनाया है, इसका अगर आपको अजीर्ण हो जाता है तो उसमें आपको शंख चूर्ण का या पाउडर का उपयोग करना है। श्रीखंड का अगर हो जाए, लाइक शुगर और दही का, तो क्या देंगे बताइए? आपको शायद जानते हैं आप। श्रीखंड अधिक मात्रा में खा लिया तो उसका पाचन कराने के लिए क्या देंगे? लौंग, पिपली, मरीच, है ना, या फिर लाइक अदरक, शुंठी। ओके, ओके, चलिए। सो आगे बढ़ते हैं। आगे किसी का कुछ केस है या फिर हम लोग आगे बढ़े, गृहिणी की तरफ बढ़े? चित्तरंजन जी, गुरुप्रीत जी, अलका जी, बोलिए मैम। आंवला के लिए क्या करा जा सकता है? आंवले के लिए आंवले के लिए मैंने एक बताया था ना, शायद क्या बताया था आंवले के लिए? आंवले के लिए घी या कुछ ऐसे था। आंवले के लिए है बकुल का बी है सर, बकुल का जो फूल आता है ना, बकुल का हमने कल, हमको उस दिन मिला नहीं था, बकुल को क्या कहेंगे हिंदी में करके। बकुल का कौन सा पार्ट है मैम? बी का सेवन करना है सर, बी का, बीज। ठीक है, किसी का केस है क्या? कुछ बताइए मुझे, डिस्कस करें क्या या आगे बढ़े? जैसे आपने गृहिणी को लेकर बताया था। यस, मैम अलका जी। बेसन का दे रखा क्या आपके लिस्ट में? बेसन का क्या? यस। बेसन बेसन बेसन। हाँ,
मैम उसका कुछ दे रखा क्या, बेसन के लिए रिलेटेड कुछ दे रखा है क्या, अजून के लिए बेसन से? बेसन के लिए नहीं आया सर, नहीं हरभरे के लिए बताया था ना मैंने, हरभरा दाल के लिए बताया था मैंने कुछ। ओके। चना दाल के लिए बताया था। एक मिनट, चना दाल का बताती हूँ मैंने कल बताया था शायद चना दाल का। किसी को कुछ उसमें डिस्कस करना है तो तब तक करिएगा, मैं ये चना का ढूंढती हूँ। मैं ढूंढती हूँ सर, बताइए आगे बताइए। चना दाल का मैंने कुछ बताया था, कोई केस है तो बताइए प्लीज तब तक। सर धतूर, चने के लिए धतूर बताया था। मैम धतूरा के फल होगा क्या, क्या क्या यूज होगा, पत्ते होंगे? हाँ धतूर का पत्र, पत्र। रंजीत जी कोई केस है क्या, बोलिए मैम। अलका जी, एनीथिंग टू डिस्कस, या आगे बढ़े, बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए। मैम मुझे ना पूछना था, आपने मतलब पीसीओडी का एक पेशेंट था जिनकी अल्ट्रासाउंड मैंने आपको भेजी थी, तो अभी मतलब उनको मेंसेस आ गए हैं इस बार, तो उनका आपने टॉर्च टेस्ट भी बोला था, तो उसकी रिपोर्ट मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो अब उनमें मतलब कल ही उनके मेंसेस ठीक हुए हैं, तो अभी उनमें मतलब क्या स्टार्ट करना चाहिए, आप प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए। अच्छा, अभी अभी कैसा लग रहा है पेशेंट को, अब हमने कितने दिन ट्रीटमेंट दिया है उनको? मैम अभी उनको मतलब आप मेंसेस आए नहीं थे ना इस बार, तो आपने बोला था कि रजपुर वटनी वटी और कुबेर राक्षादी वटी, तो वो ही मैंने कंटिन्यू किया था साथ में काढ़ा मैम। अच्छा ठीक है। मेंसेस इस बार उनको मतलब लेट ही आए, जैसे 5-6 दिन फिर से, तो अभी ठीक है मतलब उनको, मतलब पहले से लेकिन ठीक आए हैं मेंसेस। अच्छा ठीक है। यस ये मैम। बताइए मुझे कि लाइक इसकी एज क्या है और क्या है बाकी डिटेल्स? मैम उनकी एज 25 ईयर है, और मतलब वेट उनका जो है वो 55 kg के आसपास ही रहता है, और उनकी जो प्रकृति है वो मतलब वात कफज है ज्यादा, तो और कोष्ठ है जो वो मृदु है मैम। ठीक है, तो मतलब उनके हस्बैंड में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके टेस्ट सभी नॉर्मल है मैम। इनका टॉर्च टेस्ट का रिपोर्ट मैंने आपसे शेयर किया है, तो वो पॉजिटिव है मैम, उसमें भी रुबेला भी। अच्छा पॉजिटिव है। यस मैम। अच्छा फिर मैम तो एज क्या बताया? 25 ईयर मैम। और प्राइमी ही है ना ये? यस मैम। अच्छा मैम, इसमें शोधन करना पड़ेगा ना पूरा टॉर्च के लिए, तो उनको थोड़ा सा बता दीजिएगा कि थोड़ा समय लेंगे हम लोग इसमें पूरा विरेचन बस्ती वगैरह करते हैं, टॉर्शनल टैबलेट वगैरह चालू करनी पड़ेगी। रस रक्त रक्त दुष्टि है, देखिए रस रक्त दुष्टि है, तो रस रक्त पाचन का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर। रस रक्त पाचन और बाकी आगे सारे पाचक पाचन करते हुए फिर अनुलोमन कर देते हैं। टॉर्शनल कैप्सूल 2 बीडी, तो लिखिए आप सभी, बताइए इसमें और कैसे विचार करें, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिएगा सभी लोग मिलकर। गुरुप्रीत जी, अलका जी, विकास जी, बोलिए इनको, इनके केस में अब थोड़ा सा लाइक विचार करिएगा, हम लोग फिर प्लान बता देते हैं। मैम कंप्लेन क्या है उनकी? मैम उनको मेंसेस रेगुलर नहीं थे, लेकिन मतलब अब मेंसेस उनके पिछले कुछ टाइम से रेगुलर है, लेकिन वो उनको कंसीव नहीं हो रहा। उनका रिपोर्ट्स हुए हैं क्या मैम? मैम मैंने मैम को शेयर किया था, पहले जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट शेयर किया था, तो मैम ने अभी मतलब टॉर्च टेस्ट का बोला था, वो भी शेयर कर दिया ग्रुप में मैम। अभी डाला है आपने? यस मैम। ठीक है मैं देखती हूँ, चलिए। मैम मैं अल्ट्रासाउंड का भी डाल देती हूँ साथ में। हाँ हाँ, यस यस। अच्छा मैम आपने विरेचन वगैरह दिया है, हो गया ये सब करके?
नहीं मैम, विरेचन नहीं दिया मैंने अभी उनको, मतलब कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। अच्छा, कुछ भी उनको विरेचन करवाइए मैम एक बार। क्योंकि अगर Yes, विरेचन ma'am. खुद भी करना पड़ेगा आपको, रुबेला वही पॉजिटिव। विरेचन का ही सोचना पड़ेगा बिल्कुल। इसको देखिए ना, इसमें ये दीपन कैसे आया पाचन है। किया है आपने? दीपन पाचन मैम अभी उनको आज मेंसेस ठीक हुए रुबेला थे और तो साइटोमेगालो वायरस दोनों का भी आया है ना। मैम वेरिएशन तो इस मौसम में किया जा सकता है ना? किया जा सकता है, किया जा सकता ये तो हाँ, इस समय तो पित्त वैसे भी उष्ण है, तो वेरिएशन तो किया जा सकता है इसमें। है, किया जा सकता है। मैम आपने दीपन पाचन अभी दिया नहीं है ना? कुछ भी नहीं दिया है ना? नहीं मैम, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया मैंने। हाँ, मेंसेस हो जाने के बाद फिर आपको ये करना पड़ेगा, दीपन पाचन वातानुकूलन, फिर विरेचन करना पड़ेगा। अब फिर आपको फिर बस्ती का भी क्रम मैम चलाना उनको, है ना, हाँ उनकी प्रॉपर शुद्धि कराइए इनकी। और बस्ती क्रम भी चलाना पड़ेगा। सब कुछ करना पड़ेगा इसमें ना, पूरा शोधन ही करना पड़ेगा। हाँ, नस्य भी करना पड़ेगा, फिर है जी ना जी मैम। गर्भाशय स्थापन, प्रजा स्थापन होता है ना, उसको पोषण फिर यस ट्रीटमेंट मैम। देना पड़ेगा। ओबेसिटी है क्या हमको कुछ? नहीं मैम, उनका वेट ठीक है, 55 हाँ केजी के अराउंड तो ही है, उनकी हाँ हाइट के अकॉर्डिंग ना। हाँ, तो ठीक है, अच्छा है। फिर यस यही मैम। पोषण स्थापन चिकित्सा फिर करनी पड़ेगी मैम, गर्भ स्थापक योग वगैरह यही चलाना, पुष्प धनवा रस नहीं, टॉर्च की तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट करेंगे हम पूरी। उनमें तो इतना आया है ना, तो टॉर्च के लिए आपको ना पहले तो देखिए, अभी रस रक्त पाचक स्टार्ट करिएगा रंजीत जी। यस पेशेंट को मैम। रस पाचक एक एक गोली 2 टाइम और रक्त पाचक एक एक गोली 2 टाइम, क्योंकि रक्त दुष्टि भी है ना, रुबेला वगैरह है, तो रक्त धातु दोनों दुष्ट है। और आरोग्यवर्धिनी भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी यस, लीवर का टॉक्सिन्स वो क्लियर करने की। बिल्कुल बिल्कुल। रस रक्त पाचक हो गया, आरोग्य वृद्धि दीजिएगा। यस मैम। आप अनुकूलन करने के लिए टॉर्चनिल डालिएगा, 2 बीडी टॉर्चनिल। हाँ, और अभी पत्ती का चूर्ण चालू कीजिए, तब तक मृदु विरेचन होता रहे। ऐसे आरोग्य होती नहीं दे रही तो स्त्रोतस का ये हो जाएगा। इसमें मुझे लगता है ना, एक ये भी दे दे क्या, चंद्रप्रभा वटी दे देते, या फिर हरिद्राखंड। हाँ मैम, चलेगा। चंद्रप्रभा वटी देते, क्योंकि मैम, आरोग्यवर्धिनी गोलियां होगी एक, मतलब रस रस रक्त टॉर्च नहीं, फिर रक्त हम्म, प्रभा, तो हम्म। आरोग्यवर्धिनी नहीं देना है तो चंद्र प्रभा दीजिए, ऐसे भी कर सकते नहीं, हैं। बट चंद्रप्रभा से आरोग्यवर्धिनी बेटर रहती ना, ऐसे इसमें यकृत के इसमें, और सारा मतलब इन्फेक्शन भी, और स्त्रोतस की दृष्टि के लिए भी, स्त्रोतसों का हल्का सा अनुलोमन कराने के लिए भी आरोग्यवर्धिनी अच्छी काम मैं करती है ना। 1 हफ्ता चलाएगा दीपन बाद, फिर हम्म। बाद में चंद्र प्रभा ऐड भी कर यस सकते हैं। यस, अभी नहीं देंगे चंद्रप्रभा, अभी यही देंगे, आरोग्यवर्धिनी स्टार्ट कर देते हैं। ओके मैम। और और बाकी अभी पेशेंट के पता लक्षण क्या है? हाँ, मैम उनको मतलब कंप्लेन कुछ भी नहीं है, मतलब हम्म, वैसे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम्म, ये है कि उनको कंसीव नहीं हो रहा। अगर कंसीव 1-2 बार पहले हुआ तो उसमें मतलब वो प्रॉपर नहीं हो पाया। ये 2-3 बताइए उसके पति का कुछ कैसे है, मतलब शिकायत कुछ है या क्या है, उनका कैसा है, अग्नि कोष्ठ या बाकी सभी बातें? मैम वो बिल्कुल ठीक है, मतलब उनको भूख वगैरह भी ठीक लगती है, उनमें कोई भी इनका प्रॉब्लम भी नहीं है। मेरे विचार से इनका भी अनुलोमन करवा लेते हैं थोड़ा। ओके मैम। उनको ना केवल आप शुंठी का काढ़ा दीजिएगा 3 दिन का, और फिर अविपत्ति का चूर्ण दीजिएगा, थोड़ा लघु विरेचन का भी करवा लेते हैं, तो मतलब बीज शुद्धि हो जाएगी। ओवरऑल बीज शुद्धि के लिए हम लोगों को यहाँ पे विरेचन भी देना होगा, वो विचार करेंगे बीज शुद्धि का। है वो ठीक है ना? हस्बैंड का स्पर्म काउंट यस किया मैम। है सब चेक? मैम उनका मतलब 70 मिलियन है। अच्छा, सब मोटिलिटी वगैरह ठीक है ना सब? यस मैम, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ, फिर भी उनको भी एक विरेचन का कोर्स दिया तो भी चलेगा। यस, बीज शुद्धि का विचार करेंगे। यस मैम। और मैम उनको एक है ना शिरोधारा या नस्य भी चालू करना पड़ेगा जरा, मेंटल स्ट्रेस तो रहेगा उनको, वो भी आप मैनेज करना होगा यस साइड। मैम। मैम वो बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस तो हाँ, उनको बहुत ज्यादा है। वो रहने को प्रॉब्लम करेगा ना, एंजाइटी लेवल कम करनी पड़ेगी उनको। प्राणायाम बोलिए, ओंकार अनुलोम विलोम ये सब बोलो करने के लिए। वॉक, यस सुबह मैम। व्यायाम, ज्यादा नहीं, अति व्यायाम नहीं, व्यायाम थोड़ा जो है नेसेसरी उतना तो।
और हेतु क्या था मैम, कुछ पता है आपको? वो क्या बाहर का खाती थी क्या? मैम बाहर का फास्ट फूड वो पहले बहुत लेती रही है, मतलब फास्ट फूड उन्होंने बहुत खाया है पहले। अच्छा अच्छा, तो ये अभी सब भी बंद करना मतलब पड़ेगा। अभी भी मतलब मैम छोड़ नहीं रही हैं वो, मैंने उनको बहुत समझाया तो अभी उन्होंने थोड़ा फिर कम कैसे किया है, होगा? लेकिन अभी भी नहीं, नहीं फिर छोड़ा वो। बहुत हाँ, लाइक रिजल्ट मिलने में समय लग जाएगा, बिल्कुल समय लग जाएगा। अगर वो चाइनीज बीनीज खाएगी तो फिर मैम कैसे रिजल्ट मिलेगा? फिर उसको बोलो सात्विक खाना खाओ, अभी घर का। यस अगर मैम। कुछ भी बनाना है, चाट आइटम भी, वो भी घर का बना के खाओ आप, जो ऐसा कभी बोलो। वो भी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं ना, फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट कम हाँ, करे ना। 15 यस मैम। महीने में उनको एक फ्रीक्वेंसी कम करना चाहिए। हाँ, महीने में एक बार बाहर का खाया ठीक है, ऐसे बस हो गया ना, इतना क्या हर हफ्ते में इतना नहीं खाना चाहिए। अभी यस उनका मैम। age क्या है, 25 है क्या है? यस मैम। हाँ, तो फिर अभी अच्छा एज भी है उनको, तो फिर वो हो सकता है हाँ, तो ये। एज तो ठीक ही है, 25, यानी कोई इसमें ये भी नहीं है। यस मैम। तो मैम इसमें मतलब रसपाचक एक एक गोली 2 टाइम देना है, रक्तपाचक एक एक गोली। रक्तपाचक भी, और आरोग्यवर्धिनी मैम, और 2 बीडी, टॉर्चनिल टैबलेट। 2 ओके बीडी मैम। टॉर्सनिल 2 बीडी। ओके मैम। तो मैम दीपन पाचन के लिए पत्तीकर चूर्ण ही स्टार्ट कर दूं? चलेगा, चले, वो भी चलेगा, रात में दीजिएगा। मैम एक और इसमें करवाइएगा कि सोते समय ना वो ये डाल, लाइक वो घृत से नासा में थोड़ा सा लाइक लगाए, नासा हल्का सा तेल लगाए नेजल कैविटीज में थोड़ा, लाइक मनो इसके ऊपर भी ये होगा और सत्व गुण बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी। मैम कौन इसीलिए सा तेल? अपना नहीं, गोघृत घर का खाने का घी, पेशेंट को घी नासा में लगाने को बताइए। ओके मैम। हाँ, दोनों को बताइएगा, हस्बैंड वाइफ को दोनों को बता दीजिएगा। ओके मैम। ओके मैम। दिलकश जी बोलिए, मैम दिलकश जी। मैम इसमें जो आपने बताया पेशेंट में, ये फर्स्ट वीक के लिए आपने बताया ना कि रस रक्तपाचक, आरोग्यवर्धनी और टॉर्सनिल, ये 4 चीजें बताई ना। और अभी देखिए अभी पत्ती का सर इसमें शाम कैसे, रात को देखिए देना। हमने जैसे रस रक्त पाचक क्यों दिया है, क्योंकि रस रक्त की दृष्टि है, स्त्रोतस पे ही काम करना होगा। आरोग्यवर्धिनी स्त्रोतसों में जाकर दोष को ये करती है, अनुलोमन करती है, यकृत के ऊपर कार्य करती है, तो अग्नि को भी करेक्ट करती है, धात्वाग्नि भूताग्नि पर कार्य करेगी। और जो टॉर्सनिल है इसमें भी उसी टाइप के जो एक प्रकार से जीवाणुग्न कार्य करने वाले इसमें द्रव्य होते हैं, तो इसीलिए टॉर्सनिल एक अच्छी मानी जाती है टॉर्च इन्फेक्शन के लिए। और मैम ये रस रक्तपाचक है ना, हॉर्मोन्स पे भी कार्य करता यस, है, जितना बिल्कुल, वो भी अग्नि ये मतलब पूरे हाँ सूक्ष्म पचन भी काम हाँ, करते हैं ना, ये रस सूक्ष्म रक्त पचन। बैलेंस करता है हॉर्मोन्स को भी, इसलिए वो काम करता है। मैम बिल्कुल। किस तरह के हार्मोन से पे वर्क करता है ये रस रक्तपाचक? सर ये रस रक्त पाचक ना, लाइक जो हमारे वो कुछ भी एंजाइम्स hormones पे होते उस पे हैं, कार्य करे, थायराइड बोलो, प्रोजेस्टेरॉन, सब पे कार्य। थायराइड पर रस पाचक अच्छा काम करता है सर, क्योंकि थायराइड। उसी धातु से ही मैम सब हार्मोन ये हो गए ना, उधर जो बोलते हैं ना, उसी से क्रिएट होते हैं ना, तो फिर बराबर है। रस रक्तपाचक की अग्नि अच्छी होगी तो हार्मोन्स भी अच्छे ही हो गए ना डेवलप। आप हार्मोन्स को कैसे कोरिलेट करते हो विकास सर, बताइए, व्हाट आर हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या है? हम एनीवन? जनरली हार्मोन्स जो है वो सारे ऑर्गन्स का आपका बहुत अच्छा करते हैं, तो आपके हार्मोन सही से चित्तरंजन जी आप सीक्रेट बताइए, करते अर्शिया हैं। जी आप बताइए, चित्तरंजन जी, अर्शिया जी, गुरुप्रीत जी, हार्मोन्स क्या है? अलका, डॉक्टर अलका। आयुर्वेद में हम लोग हार्मोन्स को क्या कहें? ग्लैंड का ही सिक्रेशन है, रस धातु का ही वो होगा। अच्छा, और कुछ किसी का विचार? देखिए नहीं, हार्मोन्स, हार्मोन्स और लाइक हार्मोन या एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम बोथ रन पैरेलल, दोनों साथ में चलते हैं। हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के साथ काम करती है, जो कि केमिकल कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंस है, एंड नर्वस सिस्टम एक्ट थ्रू द नर्व इम्पल्स। तो हार्मोन्स की एक जगह पर वो सीक्रेट होते हैं, दूसरी जगह पर काम करते हैं। तो हार्मोन्स कैन बी कोरिलेटेड विथ आवर अग्नि, और स्पेसिफिकली धात्वाग्नि हार्मोन्स को आयुर्वेद में अंतस्रावी ग्रंथि को कोरिलेट कर सकते हैं हमारे धात्वाग्नि से।
और इसीलिए जैसे आप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, माधुरी जी ने भी बताया कि लाइक रस धातु का या रक्त धातु का, तो मेनली जैसे थायराइड ग्लैंड है, रसव स्रोतस है, लिम्फ को अगर हम लोग देखेंगे, ब्लड कैपिलरीज या नर्व सिस्टम या लाइक सर्कुलेशन, लिम्फेटिक चैनल्स, तो इन सभी का कोरिलेट अगर करता चाहेंगे तो कहीं ना कहीं ये धात्वाग्नि से मिलता जुलता ऐसा अंतस्त्राव है जो अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर के ऑर्गन्स पर कार्य करता है। इसीलिए ये ब्लड के साथ ही सारे इसमें जाता है ना, तो इसीलिए रस रक्त को रस रक्त के साथ यानी ब्लड के साथ ही हार्मोन्स चलते हैं। ब्लड का ही फंक्शन है हार्मोन्स को यहाँ से वहां तक ले जाने का। इसीलिए हम लोग रस रक्त पे काम करेंगे तो अल्टीमेटली हार्मोन्स को भी करेक्ट करने में मदद मिलती है। रस पाचन रक्त पाचन दोनों का सभी प्रकार के एंडोक्राइनल एब्नॉर्मेलिटीज में या हाइपो या हाइपर एक्टिविटी में बहुत अच्छा रोल रहता है। स्पेसिफिकली रसपाचक के जो द्रव्य है, किराततिक्त वगैरह, मुस्ता है, पटोल है, गुरुची है, बहुत सुंदर काम करते हैं। इसलिए उस पेशेंट में हमें ये देना ही है। आगे इसमें मैं नेक्स्ट कोर्स में गुरुची डलवाऊंगी, जो गुरुची बहुत अच्छा काम करेगी। लाइक इसमें और पित्त भी है, पित्त का भी संशय होता ही है, अग्नि पित्त, इसीलिए हार्मोन्स हम लोग पित्त दृष्टि मानते ही है। तो इसीलिए आपको ये दीपन पाचन और विरेचन करवाना होगा। अनुलोमन करेंगे तो अच्छा होगा इसमें टॉर्च पॉजिटिव में। ओके, चलिए आगे बढ़े, आगे बताइए। दिलकश आपका केस बताइए मैम। गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए मैम। वही ट्यूबर ब्लॉकेज वाला 5 डेज आज हो गया, हम्म तो अभी आगे क्या करना है? आरोग्य वर्धनी, हिंगू वचा चूर्ण, महातिक्तम घृत और 10 मूला रिष्ट चल रहा है मैम। चारों। हमने इसमें लास्ट महीने में क्या किया था वो बताइए। कोई मात्रा वस्ती किया था मैंने ये सैंधो सहचरादि लवण, ये तेल से। हाँ, अभी 10 मूलारिष्ट चल रहा है क्या? चल रहा है, यस मैम। और क्या 5 दूसरा? डेज में आरोग्य वर्धनी बटी, हम्म हिंगू वचा चूर्ण और महातिक्त घृत। अभी मुझे लगता है हम लोग महातिक्त घृत भी बंद कर देंगे, हिंगू वचा भी बंद कर देंगे, आरोग्यवती का भी काम हो गया, वो भी स्त्रोतसों के ऊपर काम कर लिया, और दशमूला हम लोग मेडिसिन पूरे बदल देते हैं। 5 डेज ही चले हैं ये चारों मेडिसिन। अभी मेंस के 6ठे दिन से चल रहा है। अच्छा 5 ही दिन हो गए। आरोग्यवर्धिनी और 5 दिन चलाइएगा, हिंगू वचा चूर्ण और 2 दिन चलाइएगा, मतलब 7 दिन का हो जाएगा। दशमूलारिष्ट और 2 दिन चलाइएगा। और चौथा क्या है? महातिक्त घृत। महातिक्त घृत क्यों हमने विरेचन करवाना है क्या? आगे क्या बोला था मैंने? हाँ, विरेचन के लिए आपने बोला था मैम। तो क्या लग रहा है आपको, स्नेहन के लक्षण मिल रहे हैं क्या पेशेंट पे? मैम अभी तो पेशेंट आई नहीं, आज 5वां दिन है, तो इसलिए मैंने सोचा एक बार डिस्कस तो कर लूं देखिए, आपसे। आप कभी भी स्नेहपान करवाते हैं तो बताते हैं क्या पेशेंट को स्नेह जीर्ण के लक्षण कैसे होते हैं, या स्नेहपान के बाद उनको क्या ऑब्जर्वेशंस करनी है? क्या अभी आप तो ऐसे मैंने प्रकृति के विचार से ही दे देते 3 या 5 दिन का? आप कैसे, हाउ यू डिसाइड कि स्नेहन हो गया है? मैम वो तो पेशेंट आएगी तो फिर देखेंगे ना उसका कि स्नेहन हुआ है कि नहीं। मेनली उनके वो एक तो वो होता है, क्या कहते हैं कि Skin- उनके जो स्टूल्स है वो चिपचिपे होने लगेंगे अगर ऐसा होगा, अगर हाँ, स्नेह उनका हो गया है। वही तो मैं बोल रही थी कि आप प्रकृति Skin- परीक्षण के साथ ही कर देते या फिर मतलब ऐसे ही कर देते, कैसे करते हैं? क्योंकि एक्चुअली तो कोष्ठ परीक्षण या और विचार ना उल्टी जैसा फील होता है स्नेह स्नेह लक्षण, खाने द्वेष की है इच्छा। क्या? हाँ जी, स्नेह स्नेह द्वेष द्वेष है होने क्या? लगता है। ये होता है, फिर स्किन एकदम ऑयली जैसे दिखने लगती है, ये सब स्किन वही स्किन वाइली हो जाए, ये तो मैंने बताया है उनका, स्किन वाइली हो जाए। और तो वर्धमान motions में मात्रा में ही देखिए, दिया था ना? जी मैम। वर्धमान मात्रा में ही दिया था ना स्नेहन, बढ़ती मात्रा में? जी जी जी। ठीक है, ठीक है। फिर अभी 5 दिन हो गए तो बंद कर देते, 1 दिन का गैप ले लीजिएगा, उनको उस दिन स्नेहन से अभ्यंग करवाइएगा, स्नेहन सेदन करवाइएगा, और नेक्स्ट डे पे सवेरे बुलाकर हल्का सा अभ्यंग करवाकर उनको ये विरेचन के लिए क्या देंगी आप? क्या बताया था मैंने? अभी तो कुछ नहीं मैम बताया था आपने। पेशेंट की प्रकृति कौन सी लगती है? कफ 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 जनित है। ओके, क्या देंगे फिर बताइए? मैम आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, मैं सभी से पूछ रही हूँ। अच्छा सॉरी। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। क्या देंगे फिर अलका जी, अर्शिया, क्या देना चाहिए विरेचन के लिए? ट्यूबल ब्लॉकेज की केस है। मैम कफज में कोई आरगवत का है कल्प, ऐसा दे सकते हैं ना? कफज में आरगवत चलता है ना विरेचन के लिए, दे सकते आरोग्यवत। और मृत लेहम अगर वो किसमें मैम, वो तो मृदु होगा ना मैम? विरेचक वटी मिलती है क्या आपके यहाँ पे? मिल जाएगी मैम। हाँ, तो विरेचक वटी ही दे दीजिएगा ना।
कितने दिन तक मैम? विरेचकवटी भी तो कई बार मृदु ही रहती है ना। मैम उनका कोस्ट कैसा है? हेलो, कोष्ठ वो कफ प्रकृति बता रही है, तो आई थिंक कोष्ठ भी उनका मध्यम कोष्ठ ही होगा। मध्यम ही हो गया। हाँ, इच्छा वेदी भी मैम दे उसमें तो सकते, तीव्र तवलन दे सकते हैं ना, या फिर अभयादि मोदक भी चलेगा ना? अभयादि मोदक चलेगा, अभयारिष्ट चलेगा, तीव्रता उलेह वैसे पित्त में ज्यादा दिया जाता है, बट ठीक है चलता है। इच्छा वेदी दे सकते हैं, विरेचकवटी दे सकते हैं, अभयादि मोदक भी चलेगा। विरेचकवटी दे दीजिएगा। मैम कितने दिन तक? एक ही दिन देना है, दो गोली दे दीजिए। हाँ, और मुझे बताइएगा क्या होता है शाम में पेशेंट को, कैसा विरेचन होता है, ऑब्जर्व करे वो। जी जी। और फिर हम लोग ये इतना 7 दिन का हो जाएगा, विरेचन हो जाएगा। एक पहले दिन कितने वेग आते हैं वो देखकर हम लोग आगे का विरेचन करवाना ही नहीं करवाना है। जैसे कुछ हम 2 दिन या 3 दिन भी विरेचन का योग देते हैं ना, जैसे अगर जरूरत पड़ी, अच्छे से विरेचन नहीं हुआ होगा या अगर विरेचन के योग उत्तम नहीं आते तो फिर 7 दिन का गैप देकर फिर से विरेचन करवाना है क्या। क्योंकि ट्यूबल ब्लॉकेज के केस है तो मेरे विचार से बस्ती रिपीट करेंगे, केवल मात्रा बस्ती से नहीं होगा। अगर आप निरूह अनुवासन करती है, क्या करना चाहेगी? यस मैम, बता देंगे तो कर लूंगी। हाँ बिल्कुल, निरूह अनुवासन करेंगे तो बेस्ट रहेगा ना अलका जी। जी मैम। ट्यूबल ब्लॉकेज है तो मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे हम्म। हमने विरेचन के लिए उनको दिया और मान लीजिए हमने रात में उनको दिया, तो सुबह मान लो 4, हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि सुबह 4-5 बजे से कुछ उनको वेग आने लगे। लेकिन मान लीजिए वो उनका जो कोष्ठ है वो ज्यादा मतलब ज्यादा स्ट्रांग है और हमने कम स्ट्रांग उनको दिया विरेचन चीज, तो क्या अगले दिन हम फिर उनको विरेचन चूर्ण दे सकते हैं उसी समय सुबह, मतलब विरेचन वटी सुबह ही दे सकते हैं जो भी कुछ दिया है, सर एक या दिन का गैप रात को ही देकर देनी देंगे, पड़ेगी या नहीं दे एकाध सकते? दिन का गैप देना चाहिए। अच्छा, तो मतलब अगर हमने रात को दिया है सुबह नहीं आए तो फिर हम हम्म। परसों मतलब तीसरे या दिन फिर देंगे, हम तीसरे दिन तीसरे दिन देंगे। नहीं, तीसरे यस। दिन वैसे ही देंगे। अब हाँ, मैम ये और जो अब नेक्स्ट डे वो घृतपान वगैरह करवाएंगे या नहीं करवाएंगे फिर? नहीं करवाएंगे, ऐसे ही देंगे। अगर ऐसे ही आपको देंगे। लगता है कि आपका विरेचन ठीक से नहीं हुआ है, वेग हम्म। नहीं आए, तो 7 दिन के बाद फिर रिपीट कर सकते हैं विरेचन। अच्छा, 7 दिन का फिर से रिपीट हाँ, कर वो भी कर सकते हैं, तीसरे दिन भी दे सकते हैं। तीसरे पेशेंट का दिन। कोष्ठ और बल देखकर देना चाहिए। अगर पेशेंट विरेचन के योग्य है तो वहां पे आप तीसरे दिन भी दे सकते हैं, और या तो फिर 7वें दिन दे सकते हैं। ओके। और विरेचन मॉर्निंग में करवाना है। डॉक्टर कैलाश मैम टैबलेट को नाइट में देंगे ना विरेचक हाँ, वटी? टैबलेट तो नहीं, रात में। सवेरे सवेरे देंगी, 6 से 10 के बीच में, शास्त्रोक्त तो सवेरे देना चाहिए। अच्छा। मैम उनको 4 या 5 बजे उनको दे देना है विरेचन वटी। एक्चुअली देते हैं 6-10 बजे तक भी दिया जा सकता है सवेरे मॉर्निंग में। हाँ हाँ हाँ। यस मैम। मैम जो जल्दी उठ जाते हैं क्या उनको भी मतलब 10 बजे ही देना, मतलब बेस्ट रिजल्ट्स किस में आएंगे? सर 6 बजे के अराउंड दे दीजिएगा, 6 से 8 बजे के अराउंड बेस्ट रिजल्ट आएंगे। और कुछ अनुपान रहेगा मैम इसका कि विरेचन वटी कुछ ऐसा अनुपान रहता है क्या? गर्म पानी ही रहेगा इसमें। मैम तो अभी 2 दिन बाद ही देंगे ना, हिंगू वचा चूर्ण बंद हो जाए उसके बाद? हाँ, अभी हिंगू वचा दिन का 5वां दिन है ना आज आपका। जी जी जी। ठीक है मैम, अब क्योंकि कफ प्रकृति है ना तो 1 आध दिन और देंगे हम लोग। ओके मैम Yes. मैम विरेचन जो में हम रात में खान देते हैं लोग हम्म। वो मैम कैसा रहता है, वो जो लोग रात में सर देते हैं और रात फिर में क्यों सुबह दिया, एक्चुअली आने रात में देखिए, रात में दिया जाता है ना तो वो लघु अनुलोमन टाइप का हो जाता है। और जहाँ पे पेशेंट को कोई दिक्कत है, सवेरे मॉर्निंग में वर्किंग होता है तो वो केसेस में रात में दिया जाता है। हाँ अगर हाँ, आप तो वही वर्किंग क्लासिकल वाली। विरेचन की बात करते हैं तो वो मॉर्निंग में ही दिया जाता है पूरा, वो लाइक रात में बोलिए। दिया ना तो पेशेंट रात भर उठता ही रहेगा, फिर उसकी हम्म। नींद भी खराब होती है, सब प्रॉब्लम होता है, पूरा डे उसका खराब हो जाता है। तो उसको सर एक रात ही को विरेचन टाइम नहीं दिया जा सकता। देखिए आपको पेशेंट को अनुलोमन पेट हो साफ, जाएगा एक तरह से। हाँ पेट साफ की समस्या है, उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो वो हम बताते हैं पेशेंट को कि आप रात को सोते समय गंधर्व भर्ती लीजिएगा तो सवेरे आपका मल साफ होगा, या फिर 1 आध 2 बार हो जाएगा।
तो वो बात अलग है, वो थोड़ा सा अनुलोमन स्त्रंसन इस टाइप का होगा। बट आप क्लासिकल विरेचन की बात करते हैं जहाँ पे हमने स्नेहपान करवाया है, तो शास्त्रोक्त तरीके से अभ्यंग स्वेदन सब कुछ कराकर मॉर्निंग में ही देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ऑब्जर्वेशन के लिए अच्छा होता है, पेशेंट को कुछ इमरजेंसी हो गई तो हम लोग अंडर कवर कर सकते हैं उसको, नहीं तो रात में अगर देंगे तो दिक्कत आती है। आप पेशेंट बोलता है कि मुझे कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, दूसरी दवा चल रही, तो बता दीजिएगा कि रात में सोते समय थोड़ा सा अभिपत्ति का चूर्ण ले ले, तो वो बात अलग हो गई, है ना। जैसे अभी हम अभिपत्ति का बताते हैं लेने को। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया आपका दिलकर जी। यस मैम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजू, नमस्ते अंजू, बोलिए। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए। मैम एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया है। नहीं, कोई केस है आपका या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं मैम, अभी तो नहीं है, आज तो नहीं है कोई केस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। मैम वो अग्निकर्मशाला के लिए बात हुई थी ना मैम? अरे मैं अब भी डालती हूँ, मुझे याद से गया, अब भी डालती हूँ, तुरंत डालती हूँ तो वो याद रहेगा। ठीक है, और बताइए। तब तक बताइए, किसी को कुछ पूछना है क्या, बोलिए, या आगे बढ़े। गृहिणी के बारे में बताइएगा। गृहिणी में क्या यूज करते हैं आप, मैम मुझे बोलिए। ये पूछना है, पित्तज अगर है और पित्तज का उनको रहता भी प्रॉब्लम किसी को है और उसको विरेचन करवाना है थोड़ा सा तीक्ष्ण, तो हम क्या देंगे? हल्के में तो अभिपत्ति का चूर्ण से हो जाता है विरेचन, तिरुत्ताउले, लेकिन अगर हम अगर तीक्ष्ण विरेचन मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे और स्ट्रॉन्ग कौन सा रहेगा? अरगवत दूध के साथ दे सकते हैं, अरगवत का मगज दे सकते हैं। स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण दे सकते हैं। किस प्रकृति में रहता है इच्छाभेदी, किस प्रकृति में सूट करता है? कवच में सूट करता है एक्चुअली ना, कुछ इच्छाभेदी। लोग, मैंने देखा ना, कुछ लोग इच्छाभेदी रेगुलर भी यूज करते, केवल मृदु कोष्ठ भी नहीं करते। वात में ज्यादा सूट करेगा क्योंकि क्रूर कोष्ठ होता है, और कफ में भी सूट अच्छा, करता है। वात में क्रूर हाँ, कोष्ठ है। वात और कफ ओके में ओके सूट करता है जी। ओके। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समय है हमारे पास। और गृहिणी के लिए आप कैसे विचार करेंगे, बोलिए मुझे। गृहिणी को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम माने या मॉल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम माने, क्या मानेंगे गृहिणी के लिए? क्या है गृहिणी? आप सभी जानते हैं कि जैसे गृहिणी ये अन्न का पचन करती है, ग्रहणात गृहिणी मताह अन्नम ग्रहणात गृहिणी मताह, अन्न का ग्रहण करने वाली, अन्न का पचन करने वाली, अन्न को आगे ले जाने वाली गृहिणी होती है। तो गृहिणी दृष्टि, यानी देखिए गृहिणी दृष्टि वैरायटी से हो सकती है। इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाउल आपका इरिटेट होता है, बाउल इरिटेट होता है यानी आपकी गृहिणी इरिटेट होती है, जो पित्त प्रकोप के सारे कारण है, अजीर्ण के कारण है, अग्निमांद के कारण है। कारण सेम होने के कारण गृहिणी को ही कई बार इरिटेबल बाउल सिंड्रोम माना जाता है। जैसे एब्डोमेन पेन है, या मल प्रवृत्ति कभी पतली कभी घन होती है, इरिटेशन है, दाह है, मल में कई पिछिलता हो जाती है, मल त्याग के बाद बहुत ज्यादा थकान सी होने लगती है, एनोरेक्सिया जैसे लक्षण रहते हैं। तो ये दोनों के लक्षण, गृहिणी के लक्षण और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षण सामान्य होने से, समान होने से, सिमिलर होने से, इसको कई बार गृहिणी दृष्टि को ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ जोड़ा गया है। अभी माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम क्या है बताइए, उसको कैसे विचार करेंगे? एब्सॉर्प्शन, शोषण किसका काम है? शोषण ये गृहिणी से स्टार्ट होता है। अमाशय में बहुत कम अन्न का शोषण होता है, गृहिणी में ज्यादा शोषण होता है, और फिर आगे पक्वाशय में और ज्यादा शोषण होता है। तो माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम यानी जहां पर अन्न का सारकित्य विवेचन के बाद जो जिस प्रकार से शोषण होना चाहिए वो ठीक से नहीं होता है। शोषण ठीक से नहीं होता है तो जो मल बनेगा वो कभी घन बनेगा, कभी पतला बनेगा। तो इसीलिए इसमें ऐसे होता है ना कि पेशेंट खाता है कुछ भी तो उसको तुरंत मल प्रवृत्ति हो जाती है, यानी मल को जिस प्रकार से घनता आनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, ड्यू टू द डिफेक्ट इन द शोषण प्रक्रिया। और इसी का थोड़ा सा मिलता जुलता पैटर्न होता है गृहिणी,
इसमें आप पित्तज ग्रहणी ले सकते हो, क्योंकि पित्तज में भी लाइक लूज स्टूल है या बाकी लक्षण मिलते हैं, तो इसको हम लोग एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम के साथ जोड़ सकते हैं। आचार्य चरक ने इसमें बहुत सुंदर तरीके से विचार किया है। भेषज रत्नावली में कई सारे प्रकार के कल्प आए हैं और कैसे चिकित्सा स्टार्ट करें। चिकित्सा स्टार्ट करने में यहाँ पर भी अतिसार, अग्निमांद्य, अजीर्ण के जैसे ही लंघन, दीपन, पाचन, फिर शोधन की चिकित्सा इसमें करनी है। ग्रहणी में शोधन आवश्यक होता है, तो इस प्रकार से हम लोग ग्रहणी के केसेस में विचार कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि ग्रहणी में खान पान का बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ग्रहणी में, कि पेशेंट को दिन भर आप लघु आहार रखे, छाछ के ऊपर रखे, धनिया, जीरा, शुंठी का पानी पिलाते रहे। ऐसे सारा करते करते फिर आपको पेशेंट को आम का पाचन, आम पाचन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार महीना भी लग जाता है। आम कितना हुआ है, आम के लक्षण, आम का पाचन हुआ है कि नहीं, इसके लिए आपको बहुत ही मतलब केयरफुल ऑब्जर्वेशन, मल की परीक्षण, पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ बातचीत, उसका खाने का तरीका और सारा कुछ। आपको हमेशा हमें लगता है कि डाइजेशन के लिए हमारे आहार विहार के नियम ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मैंने कई सारे लोगों को देखा, खास करके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के और मॉल अब्सॉर्प्शन के या ग्रहणी के, उनकी प्रकृति कहीं ना कहीं चिंता जनित होती है। मतलब वो वात पित्त या पित्त वात प्रकृति के ज्यादा होते हैं, एज पर माई ऑब्जर्वेशन। बिकॉज वात में रजता है, चिंता करना ये उनका स्वभाव होता है। पित्त में उष्ण तीक्ष्ण गुण के कारण क्रोध करना ये उनका स्वभाव होता है। क्रोध से चिड़चिड़ापन आ जाता है, चिड़चिड़ापन से कहीं ना कहीं सात्विकता कम होती है, और इसी के कारण हमारे इस गुणों मतलब इन सभी गुणों का परिणाम पाचक रस की क्रिया पर होकर पाचक रस या लाइक शोषण या पाचन की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं डिफॉल्ट या वो ठीक से नहीं हो पाता है, और अन्न का पचन भी ठीक से नहीं होगा, शोषण भी ठीक से नहीं होगा, तो मल कैसे नहीं बनेगा, मल ठीक नहीं बनेगा। मल ठीक नहीं बनता है, और इसके लिए फिर इस मल को विसर्जन कराने के लिए द्रव मल बनता है, तो फिर दिन में 2-3 बार जाना पड़ेगा। पित्त दुष्ट हुआ है तो पित्त के लक्षण मिलेंगे, दाह मिलेगा, और कफ अगर दुष्ट हो जाता है तो आम, सपिच्छिल, द्रव। कई बार पेशेंट बोलता है कि लाइक ऑयली और पिच्छिल ऐसी मल प्रवृत्ति हो रही है, वात जनित ग्रहणी होती है, तो वहां पे झागदार या फिर गैसेस, अनुलोमन बहुत ज्यादा मात्रा में होना, अल्प रूखा मल होता है, उसमें फेन बहुत ज्यादा आने लग जाता है। ऐसे कई सारे प्रकार के लक्षण इसमें हो सकते हैं। तो इसमें चिकित्सा विचार तो हमें बिल्कुल लंघन से ही, दीपन पाचन से ही करना पड़ेगा, और पेशेंट की साइकोलॉजी ठीक रहे इसके लिए हम लोग शिरोधारा से भी, शिरोधारा भी मैंने कुछ केसेस में शिरोधारा भी करवाई थी। आपको दीपन पाचन के लिए जो भी अच्छा लगे उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें अभ्यंग वगैरह भी अच्छा रहता है, अभ्यंग करिएगा डेली पेशेंट को। अभ्यंग क्यों करना है, वातज टाइप की ग्रहणी है तो अभ्यंग और स्वेदन का अच्छा इफेक्ट मिल जाता है, क्योंकि अभ्यंग या स्वेदन को भी हम लोग दोषों के पूर्व कर्म यानी दोषों का पाचन करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो अभ्यंग स्वेदन से भी दोष ये होते हैं। इसमें एक और मैंने मुझे याद है 1-2 पेशेंट्स में बहुत ही ज्यादा उसको मतलब ग्रहणी दृष्टि थी, पेशेंट पित्त प्रकृति के थे, यंग एज के थे, तो उसमें हम लोग क्षीर की धारा करवा सकते हैं, जैसे तक्र धारा होती है उसी प्रकार से पेशेंट में पित्त उष्ण तीक्ष्णता अधिक हो तो दूध की धारा का प्रयोग किया जा सकता है। क्षीर धारा बहुत अच्छा रहता है। आप नस्य करिएगा, नासा से लाइक साधक पित्त की या मनोविभ्रम, मनो मानसिक लक्षण होते हैं वो कम होने में मदद मिलती है, तो नस्य गोघृत का आपको यहाँ पर करवाना होगा। इसमें शिवाक्षार पाचन चूर्ण का भी काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। कई पाचन और दीपन के तो इतने सारे विकल्प हमारे पास है, बहुत ही ज्यादा कौन सा बताया? शिवाक्षार पाचन चूर्ण 3 ग्राम में देना है सर, उष्णोदक के साथ, बिफोर मील, खाने के पहले दीजिएगा। काम अच्छा करता है ये शिवाक्षार पाचन चूर्ण, बहुत अच्छा काम करता है। और फिर आप चित्रकादिवटी भी दे सकते हैं। इसमें मनोवैचित्य या मनो जो लक्षण होते हैं ना, इसके लिए मानस मित्र गुटिका या ब्राह्मी वटी भी अच्छी चलाते हैं, हम लोग देते हैं ब्राह्मी वटी भी। पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ही इरिटेट होता है, क्योंकि लाइक ये है ना मल का जो एक ये होता है मानसिक परिणाम होता है, वो बहुत ही बड़ा ये होता है। मल त्याग ठीक से नहीं होता है तो पेशेंट अस्वस्थ होता है, चिड़चिड़ा होता है, नींद नहीं आती है। तो ये सब कुछ मनोविभ्रम, मनो चिंता कम कराने के लिए फिर ब्राह्मी वटी वगैरह जैसे कल्प दे सकते हैं। मैम जो आपने बताया शीर का धारा, शिरोधारा बताई है, तो शीर में हम कुछ मिला सकते हैं इसकी क्वालिटी ऊपर हो जाए, मतलब चिंता के लिए, एंजाइटी के लिए मेनली। अब फिर इसमें आई थिंक फिर लाइक आमलकी या ब्राह्मी जैसे कुछ चूर्ण मिला सकते हैं, बट वैसे तो
क्षीर के इसमें तो कुछ नहीं है, जैसे रासना चूर्ण केवल लगाना है पेशेंट को, जैसे चक्कर वगैरह आती है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ डालने की जरूरत है। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पर रुकते, फिर हम लोग कल, हाँ कल आपके लिए बहुत ही अच्छा एक सत्र होगा, जिसमें लाइक कल का ही है ना बस्ती का, मैं जस्ट चेक करती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने खास मैंने बहुत दिनों से मेरा ये था कि ये बस्ती का एक सेशन ये हो, जिसमें आपको, जो हमने उस दिन भी एक पीछे भी किया था ना गुरु के इसमें, तो वो सीरीज में भी वो बस्ती का बहुत अच्छा रहा था, तो वो सर का ही, पश्चिम सर के ही, उनके वाइफ का ही है ये भी, बहुत सुंदर तरीके से वो जो हम लोग पीटी जोशी लेक्चर सीरीज चला रहे हैं ना, उसी का ये एक ये है हिस्सा है। 7 तारीख, ये 7 जनवरी को मैडम का ही है, बस्ती एंड वुमन हेल्थ। तो बेहतर रहेगा ये, पीटी जोशी सर के यहाँ पे इन्होंने सीखा है और प्रैक्टिस की है, तो इसी की सीरीज के अंतर्गत हमने इसका आयोजन किया है, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी फीस्ट होगी कल, बस्ती का सेक्शन होगा कल। ठीक है मैम, वो आपने वो कांटेक्ट नंबर किस पे सेंड करा है? मैं करती हूँ सर, करती हूँ, मुझे मिला नहीं अभी नंबर, मैं करती हूँ जस्ट विद इन अ मिनट। ओके, चलिए फिर कल मिले। ओके, हाँ Thank you, बिल्कुल ma'am. बिल्कुल। रिकॉर्डिंग ठीक है, रिकॉर्डिंग वैसे मैं करती नहीं, क्योंकि इतना सारा मेरे पास पूरा मेरा भर गया पीसी, तो आई डोंट रिकॉर्ड एनी सेशन, बट यूट्यूब पर देखिए, आप यूट्यूब पर डेली अपलोड होता है, एक आध दिन लेट होता है, आप रेगुलर उस पर कर सकते हो, स्त्री रोग संभाषा करके सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा पूरे। फेसबुक पे भी होता है ना मैम? फेसबुक पे भी होता है, तो फेसबुक की तो लिंक मैं डालती हूँ डेली। ठीक है, चलिए नमस्कार सभी को, कल मिलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू।